नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में इस मुल्क में मोदी और शाह से ज़्यादा ताकतवर नेता दूसरा कोई नहीं। सही बात है, लेकिन एक बात और है, सच ये भी है कि आज के दौर में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से बेहतर वकील दूसरा कोई नहीं है। अब अजीब इत्तेफाक है कि 16 अप्रैल से शुरू कुछ ही घंटों बाद शुरू वक्फ कानून की सुनवाई में जो मुकाबला है, जो सीधा मुकाबला है, वो एक तरफ मोदी और शाह का कानून है और दूसरी तरफ सिब्बल और सिंघवी की जोड़ी है। और यहीं से एक सवाल बड़ा वाजिब सा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या मोदी और शाह का कानून अदालत में टिक पाएगा या फिर सिब्बल और सिंघवी फौरी तौर पे कहीं ना कहीं इस कानून पर रोक लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ इस मुल्क के दो ताकतवर नेता हैं मोदी और शाह, और दूसरी तरफ दो बेहतरीन वकील सिब्बल और सिंघवी। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं जो दारोमदार है, वक्फ मामले का जो दारोमदार है, वो इन साहब पर डिपेंड करता है, इन पर निर्भर करता है। और ये साहब जो हैं वो इस देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना। इन्हीं की अदालत में 16 अप्रैल से इस मामले की, वक्फ मामले की सुनवाई शुरू हो रही है। और अगर मैं मुस्लिम समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखूँ मुस्लिम समाज के, तो एक राहत की बात यह है कि मिस्टर संजीव खन्ना उस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस खानदान से आते हैं। वो डीएनए जो मजबूत सरकारों के आगे झुकता नहीं, ये वो खानदान है जो कभी झुका नहीं। अब दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, वो क्या फैसला लेंगे, उनका क्या रुख होगा, मुझे लगता है एक पत्रकार के तौर पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई गेस वर्क नहीं होना चाहिए, किसी को भी गेस वर्क नहीं करना चाहिए। तो मैं वो बात थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। लेकिन आज का जो अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आज मेरी कई बड़े वकीलों से जो इस मामले से जुड़े हुए हैं और उसकी पैरवी कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, अलग अलग फ़ोन पर बात हुई। और इन वकीलों का कहना था कि वक्फ मामले में यूं तो कई पिटीशंस दाखिल हुई हैं। आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, तमिलनाडु की कई और पार्टियां हैं, इसके अलावा आरजेडी है, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से पिटीशंस दाखिल की हैं, वकील खड़े किए हैं। मुस्लिम संस्थाएं हैं बहुत सी, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके वकील भी खड़े होंगे। और भी बहुत से वकील हैं जिसमें बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं, ये भी पैरवी करेंगे, भाई ये तो वकील हैं और इस मामले के एक्सपर्ट हैं। तो कई वकील, आप मान के चलिए 2 दर्जन से ज़्यादा इस मुल्क के बड़े वकील इसकी पैरवी करेंगे। लेकिन मैंने नाम इसलिए सिब्बल और सिंघवी साहब का लिया क्योंकि इनकी जो शोहरत है आज की तारीख में हिंदुस्तान पे, वो बुलंदियों पर है और बड़े बड़े केस ये लड़ते रहते हैं। ऐसा वकीलों का भी मानना है कि भाई सिब्बल साहब से ज़रूर कंसल्ट करेंगे, ये दोनों राज्यसभा के एमपी भी हैं। तो सिंघवी और मिस्टर सिब्बल यही एक तरह से मेन स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। और दूसरी तरफ एडवोकेट जनरल होंगे मोदी सरकार के, उनके पास भी बड़े वकील हैं और सुनने में आ रहा है कि कई बड़े वकील वो हायर भी सरकार कर सकती है। अब दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भाई सरकार मोदी जी की है, और जिस तरह से नीतीश नायडू, चिराग पासवान या फिर जयंत चौधरी, अजीत पवार जैसी सेकुलर पार्टीज़ मोदी जी के सामने नतमस्तक हैं आज की तारीख में, तो आप कह सकते हैं कि भाई बहुमत भी है मोदी जी के पास और बहुमत उन्होंने दिखाया, और फिर सिस्टम भी मोदी जी का है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सरकार मोदी जी की है या सिस्टम मोदी जी का है तो इस केस में मेरिट ही नहीं है। वकीलों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस केस में मेरिट है। जो वक्फ कानून की जो पिटीशन फाइल्स हुई उसमें मेरिट है। और केस में मेरिट का मतलब ये है कि जो मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई, पिटीशन फाइल की गई है, उसमें दम है। और दम इसलिए है क्योंकि ये जो मोदी साहब का ये जो कानून जो उन्होंने बनाया है हड़बड़ाहट में, जिसका मकसद साफ था कि भाई कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को आईना दिखाना, ये कानून जो जल्दबाजी में बना और हबड़ तबड़ में इसको किसी तरह से मैनेज करके पास भी करा लिया गया थिन मेजॉरिटी से, कहीं ना कहीं ये
संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। और उल्लंघन जो करता है, ये सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के। आप चाहें तो इसको फ्रेम को फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे संविधान का आर्टिकल 14 है, अब 14 कहता है कि साहब समानता का अधिकार है, ये उसका विरोध करता है। आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 है धर्म की आज़ादी है। आर्टिकल 26 है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, उसकी स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल्स हैं जहाँ पर ये जो कानून हैं उसके जो नियम हैं वो वायलेट करते हैं। तो केस इसीलिए मैंने कहा मेरिट पर, मैं नहीं कह रहा हूँ जो वकील है वो कह रहे हैं। दूसरा जो एक मुस्लिम समाज के लिए राहत की बात है वो ये है कि वकील जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, वकील बेस्ट हैं उनकी तरफ से। उसमें सिब्बल सिंघवी साहब का नाम लिया, और भी बहुत से लंबी फेहरिस्त है। जब ये सुनवाई शुरू होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। वकील बेस्ट हैं कहने का मेरा मतलब ये। और नंबर 3, जज बेहतर है, बाकियों की तुलना में जज बेहतर है। ये एक बड़ी सुकून की बात है मुसलमानों के लिए। संजीव खन्ना का अब तक का किरदार, और जिस तरह से उन्होंने मंदिर मस्जिद के जो विवाद चल रहे थे उस पर स्टे लगा दिया, चौंकाने वाला स्टे, काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा, संबल। तो उसके बाद से कम जो अल्पसंख्यक हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनका एक विश्वास बढ़ा है इधर। तो जज बेहतर हैं, वकील बेस्ट हैं, केस मेरिट पर है। तो कहीं ना कहीं जो आर्गुमेंट्स होंगे, जो सुनवाई होगी दिलचस्प भी होगी, और उसमें आपको नतीजे भी देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों मेरी कोशिश थी कि जो वकील हैं उनको मैं आज आपके सामने रूबरू करूं, सिब्बल साहब को लाऊं, सिंघवी साहब को लाऊं, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वकील हैं उनको लाऊं। लेकिन इन वकीलों का ये कहना है कि भाई देखिए वो खुद आर्ग्यू कर रहे हैं, खुद पैरवी कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रोग्राम में अगर वो शामिल होते हैं और वो बताते हैं कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो ये ठीक नहीं है। जो भी वकील किसी भी मामले की बहस करता है तो बहस से पहले मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं केस के ऊपर सिब्बल साहब से, सिंघवी साहब से, या जो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं इस केस को आर्ग्यू करने जा रहे हैं उन्हीं को आपके सामने ले आऊँ। लेकिन आज गेस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका ये कहना है कि भाई स्ट्रैटेजी क्या होगी। स्ट्रैटेजी ये है कि ये केस पेचीदा है, इम्पॉर्टेंट है, सरकार पूरा जोर डाल रही है। तो अगर फाइनल जजमेंट कि इस कानून को क्या खारिज कर देगी सुप्रीम कोर्ट या इसको एक्सेप्ट कर लेगी, ये जो फाइनल जजमेंट है इसमें तो मुद्दत लगेगी, समय लगेगा, हो सकता है महीने लग जाएं, साल लग जाएं, साल से ज़्यादा लग जाए समय। और दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टर मोदी और शाह ये पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस केस को उलझाएं, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करें, आर्गुमेंट को फंसाते चले जाएं। ये उनकी एक रणनीति होगी। ऐसे में कि क्या इस केस के लिए बरसों तक इंतज़ार किया जाए जब तक फाइनल जजमेंट आता है, या फिर स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि फाइनल जजमेंट से पहले फौरी तौर पे कोई स्टे ले लिया जाए, इस कानून के अमल करने पर रोक लगा दी जाए, कि जब तक फाइनल फैसला आता है तब तक रोक लगी रहे, स्टे लगा रहे। ये स्ट्रैटेजी है फ़िलहाल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, या आप ये कह सकते हैं जो विपक्षी पार्टियों के वकील, इनकी स्ट्रैटेजी है कि इस किसी भी तरह से पहली सुनवाई, दूसरी सुनवाई, तीसरी सुनवाई के अंदर इस पूरे मामले पर स्टे लग जाए। स्टे लगने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि योगी सरकार है, या आप कह सकते हैं कि मोहन यादव की मध्य प्रदेश की सरकार है, या फिर राजस्थान की सरकार है, हरियाणा में सरकार है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मोदी जी का कानून है उसको तुरंत अमल किया जाए। यानी जो फैसले उनको लेने हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को लेके वक्फ की, वो तुरंत लिया जाए। इसको रोकने के लिए स्टे बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल जो फोकस है, आप कह सकते हैं पिटिशनर्स की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, वो ये कि किसी तरह से स्टे हासिल कर लें और उसके बाद इसकी सुनवाई चलती रहे, और अंतिम फैसला जब आएगा तब देखा जाएगा। अब दोस्तों जो बड़े वकील इस मामले की जिरह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस की अदालत में, उनको तो प्रोग्राम में लाना मुनासिब नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जवाब ना दे पाते बहुत से सवालों पर। इसलिए मैं आज एक ऐसे शख्स को लाया हूँ जो आप कह सकते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर हैं, जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, जिन्होंने इस्लाम पर जो स्टडी है ना सिर्फ नदवा में ली तालीम, बल्कि वो इजिप्ट गए, वो इंग्लैंड गए, ब्रिटेन गए, वहाँ पर उन्होंने जो है अपना सिक्का जमाया इस्लामिक स्टडीज़ में। एक एक्सपर्ट है ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, और एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है,
और मैंने आज इनको न्योता दिया कि आप आइए, आप बताइए कि इस केस में मेरिट कहाँ पर है और आपको क्या लगता है कि ये केस टिकेगा, अदालत में नहीं टिकेगा। इस्लामिक जानकारी भी है, वक्फ की जानकारी भी है, केस को भी समझते हैं, सियासत भी समझते हैं, और मुझे लगता है कि खान साहब से बेहतर और कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता। और वो उनकी कोशिश रहती है कि खुलकर बात करें, सही बात करें। तो मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये जो बड़ी शख्सियत है नामवर ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब, इनको आप सुने, वक्फ की ABCD जानते हैं। खान साहब, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं, आज के दिन ही वो पैदा हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वो चेयरमैन थे। उन्होंने ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, संविधान दिया है। क्या आपको लगता है कि ये जो मोदी और शाह साहब का जो कानून है, ये संविधान को वायलेट करता है, संविधान का उल्लंघन करता है? जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, या फिर राइट टू इक्वालिटी है, या फिर माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक हैं उनको सुरक्षा देने की जो बात है, आज़ादी देने की बात है, या फिर रिलीजियस मैनेजमेंट, वो हम आज़ादी के साथ कर सकते हैं। कोई भी मजहबी मामला है उसको हम वो मजहब खुद कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो तमाम सेक्शंस हैं, 14 है, 15 है, 26 है, 25 है, आर्टिकल्स जो संविधान के हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी का कानून वायलेट करता है संविधान को और आपको इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में? ये केस सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा, ये कानून जो है नहीं टिक पाएगा? नहीं, हमको उम्मीद तो बहुत है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो बाबा साहब ने दिया है, दुनिया के बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशंस में है। इसमें सबका इसमें ख्याल रखा गया है, जो गरीब हैं, जो फकीर हैं, जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटीज से हैं, चाहे लीगल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, रिलीजियस माइनॉरिटी हो, सबका ख्याल रखा गया है। लेकिन आज जो हुकूमत है वो खाली बड़ी बड़ी बात करती है, उनको माला पहनाती है और कहती है उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं था, लेकिन उनके जो संविधान, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर अमल नहीं करती है। अमल करती तो आज ये ना होता। इतने लोग मुखालफत कर रहे हैं लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, उनको बुलाते नहीं है। ये सरकार ऐसी है जो कि आज 11 साल से है, इसने किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया नहीं बात करने के लिए। ऐसे अजीब अजीब कानून ले आती है ये। आप देख रहे हैं कि बुलडोज, मैं समझता हूँ कि 15,000 कुछ नहीं तो घर बुलडोज हुए हैं। 300-400 मुसलमान इस 11 महीने में, 11 साल में उनकी लिंचिंग हुई है। कितने राइट हुए हैं। और हेट जो है, अभी लेटेस्ट, अभी जो 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि इंडिया सबसे बड़ा जो है यानी हेट का प्रोड्यूसर है, और उसमें नंबर 1 हमारे खुद प्रधानमंत्री जी उसके अंदर नंबर 1 पे है उसके ऊपर। तो इनसे हमें उम्मीद नहीं है। लेकिन कोर्ट जो है, चूंकि वो कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज है उसके मुताबिक ही फैसला करता है, इसलिए हमको उम्मीद तो बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, ये भी हमें कहना चाहिए। इसलिए कि इससे पहले जो बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का वाला मामला आया था, उसमें उन्होंने हर बात मानी कि मुसलमानों ने इसको मस्जिद को बनाया था, वो वहाँ नमाज पढ़ते थे, वहां पे गलत तरीके से वहां बुत रखे गए और उन्होंने गलत तरीके से उसको तोड़ा गया, फिर भी उन्होंने एक पक्ष को दे दिया। तो हमको बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि उनके यहाँ भी कॉन्शियंस बहाल होगा और उनके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिलीजियस फ्रीडम्स पूरी तरह से दी गई हैं, उसमें सबकी बराबरी भी की गई है। अब आप बताइए मुझे कि किसी और मजहब, खाली यानी मैं उसको नहीं बात कर रहा हूँ, यानी सिर्फ हिंदू की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सिख है, क्रिश्चियन है, इन सब के यहाँ इंडाउमेंट्स है। वक्फ नाम ना हो, इंडाउमेंट, वक्फ मतलब इंडाउमेंट्स है। तो इनके यहाँ जो कमिटीज होती हैं उसके अंदर कोई नॉन सिख या नॉन क्रिश्चियन तो नहीं आ सकता, और जो खुद क्रिश्चियन हिंदूज की जो इंडाउमेंट्स है उसमें कोई नॉन मुस्लिम तो, नॉन हिंदू तो नहीं आ सकता। फिर इसमें कैसे आ सकता है? फिर उसके बाद आप ये बताइए कि किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें कोर्ट नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे फैसला कर देगा और उसका फैसला आखिरी होगा। तो ये सब अजीब अजीब उसके अंदर चीजें हैं जिससे कि और इसमें ये कहा जा रहा है कि वो डोनेट करेगा जो कि कम से कम 5 साल मुसलमान होगा। अब ये कौन फैसला करेगा 5 साल कौन मुसलमान था, कौन ये सर्टिफिकेट देगा उसको? और ये कि कोई नॉन मुस्लिम वो डोनेट नहीं कर सकता।
भाई यहाँ तो भाईचारे की बात होनी चाहिए। अगर कोई आ रहा है तो हम इनकार नहीं करते, और कभी इनकार नहीं किया। इससे पहले जी। हुआ है कि हमारे हिंदू भाइयों ने डोनेट किया है। तो ये लेकिन खान अजीब साहब, अजीब चीजें उसके अंदर। जी खान साहब, सवाल ये आप कह रहे हैं कि भाई उम्मीद है और उम्मीद नहीं भी है आपको, और इसलिए नहीं है क्योंकि पहले आपने देखे कि कुछ इस तरह के जजेस थे जिन्होंने जो फैसले दिए वो थोड़े से आपको बाइस्ड लगते हैं कि उसमें पक्षपात हुआ है। लेकिन इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, उन्होंने बहुत ताबड़तोड़ फैसले दिए, और एक जो उन्होंने स्टे दिया है मंदिर और मस्जिद के जो विवाद थे, खासकर काशी का, संभल की मस्जिद का मामला, काशी विश्वनाथ के मंदिर मस्जिद का विवाद, फिर मथुरा का विवाद, उन्होंने संजीव खन्ना जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि भाई हर मंदिर के नीचे जो मस्जिद ढूंढना है, उसके बाद विवाद करना है उसके लेकर, ये सब पर उन्होंने रोक लगा दी, सब पर स्टे कर दिया। तो एक बड़ा ऐतिहासिक उन्होंने फैसला दिया था कुछ महीने पहले। आपको लगता है कि उन्हीं संजीव खन्ना की अदालत में मामला है, तो क्या वो निष्पक्षता के साथ कहीं ना कहीं आपको इंसाफ देंगे, स्टे लगा सकते हैं वो? जी जी, इसकी हमको पूरी उम्मीद है कि इसमें इंसाफ मिलेगा। और एक वजह उसकी ये भी है कि इतनी जल्दी ये केस सामने आ गया। अभी चंद दिन हुए, उन्होंने उसको देखना शुरू किया, उसका मतलब उनको समझ रहे हैं कि ये वाकई मामला अर्जेंट है। वरना आम तरीके से आप देखते हैं कि केसेस उनके यहाँ आते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल पड़े रहते हैं, उसके बाद वो देखते हैं, जब तक सब कुछ बदल चुका होता है। तो इससे ये भी लगता है कि उनको इस बात का अंदाजा है कि ये मामला बहुत ही अहम है और इस पर जल्दी फैसला आना चाहिए। इसलिए हमको उम्मीद तो है, लेकिन पिछली बातें जो हम देखते आए हैं, इसलिए जरा सा उसमें यानी शक की गुंजाइश बहरहाल है। शक की गुंजाइश भी है और खान साहब कह रहे हैं भाई उम्मीद भी है। ये एक बड़ा मसला है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। खैर मैं आऊंगा उस बात पे, लेकिन आज खान साहब, मोदी जी ने आज हरियाणा में कहा कि भाई ये जो वक्फ की जमीनें हैं उसमें एक कोई माफिया है जिसने हजारों लाखों हेक्टर जो है जमीन के कहीं सौदे हो गए, और हालात इतने खराब हो गए कि अब मैं इस पर इंसाफ दिलाऊंगा, मैं यहाँ से प्रॉफिट दूंगा, मैं वक्फ के जमीनों को, ये जो नया कानून है ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को की जिंदगी को बेहतर करेगा। और मोदी जी ने कहा कि अब मुसलमान के जो बच्चे हैं वो साइकिल का पंचर नहीं बनाएंगे, ये बोला उन्होंने, साइकिल का पंचर नहीं बनाएंगे। बात तो बड़ी अच्छी है, बात तो बड़ी अच्छी करते हैं वो, उनको बोलना आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और लेकिन वो जुमलाबाजी करते हैं, वो बात करते हैं जो अच्छी लगती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है उसका। अगर उनको इतनी परेशानी होती तो ये कानून नहीं लाते, बल्कि जो कानून बना हुआ था उसके अंदर कमी को ठीक करते हैं। मसलन ये कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसको, उसमें रेंट कंट्रोल जो है उसमें लागू नहीं होता है। एक आदमी ने कब्जा कर लिया, उसको आप छुड़ा नहीं सकते। एक आदमी ने उसको 50-60 साल पहले 10 रुपए में वो प्रॉपर्टी ली थी, आज वो किराया उसका 2-3 लाख रुपए है, लेकिन वो 10 रुपए ही दे रहा है, बल्कि 10 रुपए भी नहीं दे रहा है। तो ये जो चीज जो उसमें लेकुना मौजूद था पुराने वाले में, उसको ठीक करने के बजाय वो ऐसी अजीब अजीब चीजें ले आए हैं, जिससे कि यानी बहुत ताज्जुब होता है कि कैसे वो ये बात कर सकते हैं कि आज वो होगा। दूसरी बात मैं ये बताऊं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वक्फ बोर्ड एक मशहूर किया जा रहा है जैसे मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है, हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का उसमें कोई रोल नहीं है। ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। उसका जो भी चेयरमैन होता है वो वही लोग अपॉइंट करते हैं, उनके अपने लोग होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी होगी तो अपने आदमी करेंगे, कांग्रेस होगी तो अपने आदमी करेंगे, बीजेपी होगी तो अपने आदमी करेंगे। फिर जो वहां जो काम करते हैं वो हमारे लोग नहीं होते, बल्कि गवर्नमेंट के लोग होते हैं। उसका जो सीईओ होता है वो एक आईएएस अफसर होता है। उसके बाद जो वहां काम करने वाले होते हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। तो अगर वहां पर कुछ हुआ है, वहां पर घोटाला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, बार बार आता रहा है कि वेस्ट बंगाल में खूब घोटाला हुआ है, कर्नाटक में खूब घोटाला हुआ है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये किसने किया है? तो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने किया है, गवर्नमेंट के मुलाजिमीन ने किया है। तो उनकी पकड़ क्यों नहीं होती? और ऐसे ही अगर आपका लंबा होता तो मैं आपको कुछ और भी बताता कि बहुत सारे घोटाले छपे हुए। अभी आप सर्च कीजिए, आपको वक्फ स्कैम्स आपको देखिए बीसियों मिल जाएंगे। तो वो गवर्नमेंट के लोगों ने किया है, आखिर उसके बारे में उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया आज तक?
बहुत ही बड़े बड़े जो है वक्फ हैं, उसके ऊपर कुछ भी आमदनी नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि वो जो है उसमें यानी सैकड़ों बीघा जमीनें हैं, उसको जो है 50 रुपए 100 रुपए के ऊपर किराए पे दिया हुआ। क्यों दिया हुआ है? आप उसको खोलिए ना, उसको ये रेंट कंट्रोल है, उसको उससे उससे निकालिए और उसका जो मार्केट रेंट है उसको लेने दीजिए। कितनी बार ये जी मुतालबा हुआ है, बोर्डों से मुतालबा हुआ है कि गवर्नमेंट हमको जो है मार्केट जो रेंट है वो लेने दे, लेकिन वो नहीं लेने देते। इसलिए कि जो बेनिफिशियरी हैं वो लोग हैं जो कि इन गवर्नमेंटों के अच्छे गुड बुक्स में हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या वो खुद हैं गवर्नमेंट में जो लोग हैं। तो इसमें यानी किसी तरह से मुसलमानों को इसमें दोष देने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अगर कोई जिम्मेदार है तो खुद गवर्नमेंट के अपने लोग हैं, उन्हीं का ये डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन खान साहब, आप तो भाई दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे, आपने वक्फ को भी देखा, आपकी तमाम जिम्मेदारियां थीं, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और इस्लाम को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाते भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि वक्फ की रग रग से आप वाकिफ हैं और इस सरकार की पर भी आपकी जो है काफी नजर रहती है। मोदी और शाह ये फिर लाए क्यों? इनका मकसद क्या है? क्या आप लोगों की प्रॉपर्टीज जिसके कागज नहीं है, जिस पर डिस्प्यूट है, क्या अल्टीमेटली सरकार उन महंगी जमीनों को ले सकती है, किसी को दे सकती है? आपको ऐसा शक होता है? नहीं नहीं, अब तो उन्होंने रास्ता खोल दिया ना। कोई भी आज जो डिस्प्यूटेड नहीं है उसको कल कोई भी आदमी खड़े होकर के डिस्प्यूटेड कर सकता है। अब जैसे कि मस्जिदों के बारे में कोई भी आदमी जाके केस कर देता है और वो रास्ता खुल जाता है। हालांकि एक यहाँ पे लॉ मौजूद है, 1991 में नरसिम्हा राव के जमाने में लॉ मौजूद है कि जो भी हालत किसी भी रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप की 1947 में थी वही रहेगी। उसके बावजूद भी कितने, मैं समझता हूँ 2-3 दर्जन जो है केस खुले हैं। तो कोई भी कल खोल सकता है, कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कल आदमी कर सकता है। वो डिस्प्यूटेड हो जाएगी और जब डिस्प्यूटेड हो जाएगी तो कलेक्टर साहब के पास जाएगी। कलेक्टर साहब गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनके खिलाफ जारी सकते हैं। गवर्नमेंट के जो भी मर्जी होगी उसके खिलाफ उसके मुताबिक फैसला करेंगे और उनका फैसला आखिरी हो जाएगा। तो ये तो पूरा समझ लीजिए एक फ्लड गेट खोल रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्प्यूट करो और कलेक्टर साहब के जरिए उस पर कब्जा कर लो। जी, एक और सवाल। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में ऐसे ही वक्फ का प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पर हिंसा हुई, कुछ लोग की जानें चली गई। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो वायलेंट प्रोटेस्ट हैं जिसमें हिंसा है, आगजनी है, क्या मुसलमानों को या उन मुसलमानों के बीच में जो भी 2-4 दंगाई हैं, क्या उनको माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए? क्योंकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाल सकते हैं, सरकार पे प्रेशर डाल सकते हैं। क्या मुर्शिदाबाद की घटना को आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? ये देखिए, वायलेंट इंस्टेंसेस कहीं पर भी हो, किसी बात पर भी, वो नहीं होने चाहिए। ये एक महज़ब जो सोसाइटी होती है वो वायलेंस के बगैर बातचीत करके और इंसाफ के जो तराजू होता है उससे देख करके कोई फैसला करती है। और वहां पे क्या हुआ है एक्चुअली, किस वजह से वो हिंसा भड़की, मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो गलत था और नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज जो सूरत हाल वो यही है कि कोई अगर चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए तो वो इस तरह सड़क पर आता है, और सड़क पर आता है तो हिंसा हो ही जाती है। खान साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब सुनवाई शुरू हो जाएगी चंद घंटों बाद। क्या आपका जो डिमांड कह लीजिए या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीद है, क्या आप चाहते हैं ये जो कानून है मोदी और शाह साहब का, इस कानून पर चीफ जस्टिस स्टे कर दें और बाद में सुनवाई करते रहें? आप स्टे चाहते हैं या चाहते हैं कि पूरी सुनवाई हो फिर कानून खारिज हो? आप चाहते क्या हैं? नहीं, तरीका तो ऐसे ही होता है कि पहले स्टे हो जाता है और फिर कार्रवाई चलती रहती है ताकि इस पर अमल ना हो। इसलिए अमल शुरू हो गया है इसके ऊपर, जहां तक मैं देख रहा हूँ यूपी वगैरह में इस पर अमल शुरू हो गया है। तो उस पर अमल नहीं होना चाहिए, इस पर स्टे होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई चलनी चाहिए। और वो 1-2 साल चलती है, इसलिए कि बहुत से जो पक्ष होते हैं उनकी बात सुनी जाती है, गवर्नमेंट की बात भी सुनी जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज की बात भी सुनी जाती है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो अभी गई हुई हैं बहुत सी, उनकी बात सुनी जाएगी।
तो ये दोनों बात होनी चाहिए, एक तो स्टे अभी हो जाए, दूसरी ये कि कार्रवाई चलती रहे, और उसके बाद आखिर में इंसाफ का जो भी है वो फैसला आना चाहिए। तो ये साहब ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब थे और इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, मिल्ली गैजेट के एडिटर भी हैं। इसके अलावा चाहे वो नदवा हो या फिर इजिप्ट हो या ब्रिटेन हो, वहाँ से इन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ करी हैं और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन भी रहे, वक़्फ़ को समझते हैं, कई ऐसे फैसले भी इन्होंने लिए। इनका ये कहना है कि हम चाहते हैं, यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से खान साहब का ये कहना है कि उन्हें इस तरह की एक उम्मीद है कि सबसे पहले तो स्टे लगना चाहिए। स्टे इसलिए लगना चाहिए कि अगर स्टे नहीं लगा पहली, दूसरी या तीसरी सुनवाई में 15-20 दिन के अंदर, तो फिर योगी सरकार है या जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकार है, वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगी। वो इस कानून को कहीं न कहीं अमल में लाने की कोशिश करेंगी और तब तक बहुत डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज रोकने के लिए खान साहब चाहते हैं कि इस पर फौरी तौर पे स्टे लगे और इन्हें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से मंदिर मस्जिद के मामले में जो स्टे दिया, इसी तरह का स्टे वो दे सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी कहते हैं कि बहुत दबाव है, मोदी और शाह की इस हुकूमत में बहुत दबाव है, प्रेशर है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो फिर ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या नीतीश नायडू जैसे लोग हों, सब पर दबाव है। तो कहीं न कहीं खान साहब को शक भी होता है, लेकिन उम्मीद भी है, और मुझे लगता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत से ही मिले मुस्लिम समाज को। खान साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, शॉर्ट नोटिस पे आपने वक़्त निकाला और आपने बहुत से उन सवालों पर रोशनी डाली जो कहीं न कहीं जहाँ कन्फ्यूजन था। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।